नमस्कार, आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। आज का विचार। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है रुला के चला जाता है, जबकि वास्तविकता यह है कि दुख अच्छा होता है, जब भी आता है हमें कुछ नया सिखा के जाता है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए बुधवार को विमानन उद्योग से जुड़ी कंपनियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की, जिसके बाद डिप्टी सीएम ने बताया कि युवाओं के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए अब यहां पर सिम्युलेटर भी स्थापित किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान एयरबस, विस्तारा, स्पाइसजेट और ENTC जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार प्रदेश की हवाई पट्टियों के विस्तार एवं कमर्शियल पायलट के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के साथ पहले ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर चुकी है। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने हिसार की मौजूदा हवाई पट्टी के पास 4200 एकड़ जमीन आरक्षित कर दी है, जिसका उपयोग परियोजना के विस्तार के लिए किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली सिरसा आर्थिक कॉरिडोर और रोहतक रेवाड़ी लिंक के जरिए दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को जोड़ने की संभावनाओं के साथ भारतमाला परियोजना में हिसार को शामिल किया गया है। हिसार में एविएशन हब के विकास के लिए राज्य सरकार ने सुझाव देने के लिए डोमेन विशेषज्ञों के एक संयुक्त कार्य समूह का गठन भी किया गया है। इसके अलावा भिवानी, नारनौल के बाछौद, पिंजौर और करनाल में एविएशन गतिविधियों को भी बढ़ाया जाएगा। सरकार ने वाहन चालकों की टेंशन को बढ़ा दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि अब प्रदूषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन नहीं कटवाने होंगे, लेकिन अभी तक सभी वाहनों को ऑनलाइन दर्ज नहीं किया गया है, जिसके चलते BS4 वाहनों के अलावा जो भी वाहन चालक मान्यता प्राप्त प्रदूषण जांच केंद्र पर प्रदूषण प्रमाण पत्र कटवाने जा रहा है तो सॉफ्टवेयर उसके वाहन को नहीं उठा पा रहे हैं। स्क्रीन पर साफ लिखा आ रहा है कि प्लीज कॉन्टेक्ट टू RTA ऑफिस। अब जिन वाहनों के प्रदूषण नहीं कट रहे हैं वो कभी RTA ऑफिस तो कभी SDM ऑफिस के चक्कर काटने पर मजबूर हो रहे हैं। ऑनलाइन के अलावा अगर किसी वाहन चालक के पास ऑफलाइन पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है तो वो मान्य नहीं होगा तथा इसके बदले उसे 10,000 रुपए का चालान भुगतना भी पड़ सकता है। वाहन चालकों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि किसी भी नियम को पूरा करने से पहले उसकी सभी तैयारियां पूरी होनी चाहिए ताकि वाहन चालकों को मानसिक तथा आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। जिले में प्रदूषण जांच केंद्र संचालकों ने ऑनलाइन तो अपना लिया है, लेकिन उनकी रोजी रोटी भी इससे नहीं चल पा रही है। हरियाणा में अब 98 मॉडल संस्कृति स्कूल खुलेंगे। हर जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल संस्कृति बनाया जाएगा। इन स्कूलों की खास बात यह है कि पूरे ब्लॉक में ये स्कूल अपने आप में बेहद खास होते हैं, क्योंकि एक तो ये अंग्रेजी माध्यम में होते हैं, साथ ही स्टाफ भी अन्य स्कूलों की तुलना में काफी एडवांस होते हैं, ताकि दूसरे स्कूलों की तुलना में मॉडल संस्कृति स्कूल अलग पायदान पर अपनी पहचान बना सके। यह जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने दी। इस अवसर पर हरियाणा एलिमेंट्री एजुकेशन के निदेशक प्रदीप डागर, अतिरिक्त निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1405 इंग्लिश मीडियम के बैग फ्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे, जिनमें से 418 स्कूल खोले जा चुके हैं तथा 987 स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि प्रदेश के कैंसर, किडनी और एड्स से पीड़ित लोगों को पेंशन का लाभ देने के लिए स्वास्थ्य विभाग से आंकड़े मांगे गए हैं और पीड़ित लोगों को जल्द ही इस योजना का लाभ मिलेगा। यादव ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के बारे में बताया कि प्रदेश में अभी तक 28,74,000 लाभार्थियों को विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में 17,38,000, विधवा पेंशन में 7,42,000, दिव्यांग जन पेंशन में 1,74,000, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना में 1,61,000, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना में 43,000, कश्मीरी विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता योजना में 9, बोना भत्ता योजना में 39, किन्नर भत्ता योजना में 32 और स्कूल में न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता में 13,000 लाभार्थियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को कहा कि पेंशन से संबंधित आने वाली समस्याओं का जल्द से जल्द निपटान किया जाए ताकि पेंशन योजना का लाभ लेने वाले लोगों को बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े।
हरियाणा में बुधवार को फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.8 दर्ज की गई। भूकंप का झटका दोपहर 12:58 पर आया। इससे पहले भी दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों से भूकंप के लगातार झटके महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि भूकंप दोपहर 12:58 पर आया। भूकंप का केंद्र रोहतक के सांपला के निकट था। लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोग दहशत में आ गए हैं। वे बुधवार को भूकंप झटके महसूस होते ही घरों से बाहर निकल आए। यही नहीं, इससे पहले 29 मई को भी रोहतक भूकंप का केंद्र बना था। भूकंप की तीव्रता ज्यादा अधिक नहीं थी, इसलिए दिल्ली, एनसीआर में झटका नहीं महसूस किया गया। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देश में कुल कोरोना केस 4.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब भारत में कुल मरीजों की संख्या 4,56,115 हो गई है, जिसमें 14,483 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। देश में हर रोज कोरोना के करीब 15,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। 19 जून को कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,95,000 थी, जो 4 दिन बाद यानी 23 जून को बढ़कर 4,56,000 को पार कर गई है। वहीं 19 जून तक करीब 13,000 लोगों की मौत हुई थी, जो कि 23 जून को 14,483 हो गई है, यानी 4 दिन में करीब 1,500 लोगों ने जान गंवाई है। कोरोना केस के लिहाज से दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कुल केस की संख्या 24 लाख से अधिक है और 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरे नंबर पर ब्राजील है, जहां कुल केस की संख्या 11 लाख से अधिक है और 52,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पर रूस है, जहां कुल मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के करीब है और अब तक 8,359 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। शक्तिशाली T-90 टैंक, इसे भीष्म भी कहते हैं, हवाई जहाज के जरिए लद्दाख पहुंच गया है। T-90 टैंक की तैनाती कर भारत ने एक तरह से चीन को कड़ा संदेश दे दिया है, अगर कुछ भी हरकत की तो करारा जवाब मिलेगा। T-72 टैंकों का एक बेड़ा पहले से लद्दाख में तैनात है। हवा में दुश्मन के जहाजों को मार गिराने में समर्थ अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट गन और सैनिकों का एक विशेष दस्ता भी पहुंच चुका है। लद्दाख और कश्मीर में बुधवार को भी युद्धक विमानों ने उड़ान भरकर ऑपरेशनल तैयारियों को धार दी। सैन्य सूत्रों ने बताया कि चंडीगढ़, श्रीनगर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से वायुसेना C-17 ग्लोबमास्टर और रूस निर्मित IL-76 जहाजों के जरिए टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट गन समेत कई भारी हथियारों के अलावा सैनिकों के विशेष दस्तों को ले पहुंचा रही है। लद्दाख में बीते एक सप्ताह के दौरान T-90 टैंक भी पहुंचाए गए हैं। इन्हें चुशूल और गलवान सेक्टर में तैनात किया गया है। दरअसल लद्दाख का अधिकांश इलाका पहाड़ी और दुर्गम है। चुशूल और दमचोक जैसे कुछ समतल इलाके भी हैं, जिनमें टैंक बहुत कारगर होंगे। भीष्म को दुनिया के सबसे अचूक टैंक में से एक माना जाता है। चीन ने LAC के पार अपने मुख्य बेस पर बख्तरबंद गाड़ियों के साथ T-95 टैंक तैनात किए हुए हैं, जो किसी भी तरह से भीष्म से बेहतर नहीं है। T-90 टैंक शुरू में रूस से ही बनकर आए थे, बाद में इनका उन्नत रूप तैयार किया गया। 1 मिनट में 8 गोले दागने में समर्थ यह टैंक जैविक व रासायनिक हथियारों से निपट सकता है। इसका आर्म्ड प्रोटेक्शन दुनिया में बेहतरीन माना जाता है, जो मिसाइल हमला रोक सकता है। अब खबर मौसम विभाग से। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हरियाणा और पंजाब के उत्तरी भागों और उत्तरी तटीय भागों, आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, आंतरिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई गई है। वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में 25 जून को बारिश बढ़ेगी और उम्मीद है कि सिरसा, हिसार, नारनौल, रेवाड़ी, चरखी दादरी समेत लगभग सभी जिलों में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी दौरान दिन के तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई गई है। 26 से फिर से मौसम शुष्क हो जाएगा और अनुमान है कि 26 से 28 जून के बीच हरियाणा में अधिकांश हिस्सों में बारिश में कमी रहेगी। बारिश की गतिविधियां 28 जून की रात से दोबारा बढ़ेंगी। 28 जून से शुरू होकर अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश जारी रह सकती है। 30 जून को बारिश की गतिविधियों में काफी वृद्धि होने की संभावना जताई गई है।
सरकार ने 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक अब इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न दाखिल किया जा सकेगा। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न की समय सीमा 23 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी CBDT ने बुधवार को आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। 2019-20 के लिए टैक्स में छूट पाने के लिए भी इन्वेस्टमेंट की समय सीमा को भी 31 जुलाई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने कहा है कि IPL के लिए एशिया कप नहीं टाला जाएगा। इसे पाकिस्तान की बजाय श्रीलंका या UAE में कराया जा सकता है। PCB के CEO वसीम खान के मुताबिक एशिया कप टालकर IPL के लिए जगह नहीं बनाई जाएगी। एशिया कप सितंबर-अक्टूबर में होना है। पाकिस्तान को मेजबानी करनी है। BCCI पहले ही साफ कर चुका है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। यही वजह है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को श्रीलंका या UAE में शिफ्ट कराने की बात कह रहा है। 29 मार्च से होने वाला IPL पहले ही अनिश्चित काल के लिए टल चुका है। महामारी के चलते एशिया कप और फिर अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडरा रहा है। BCCI चाहता है कि अगर इनमें से एक भी टूर्नामेंट रद्द होता है तो उस वक्त IPL करा लिया जाए। इस विकल्प पर विचार किया जा रहा है। वसीम खान ने मीडिया से कहा है कि एशिया कप होकर रहेगा। पाकिस्तान टीम इंग्लैंड के दौरे से 2 सितंबर को लौटेगी। इसके बाद हम सितंबर या अक्टूबर में एशिया कप करा सकते हैं। हालात को देखते हुए इसे श्रीलंका में कराया जा सकता है। यदि वह इनकार कर देता है तो फिर UAE मेजबानी के लिए तैयार है। अगली खबर गैजेट की दुनिया से। मोटोरोला ने भारत में ऑडियो और होम थिएटर सेगमेंट में एंट्री कर ली है। कंपनी ने अपने सभी प्रोडक्ट्स को एम्फी साउंड एक्स ब्रांड नेम के तहत पेश किए हैं। इसमें डॉल्बी वायरलेस 160 वाट ब्लूटूथ साउंड बार, एम्फी साउंड एक्स 150 वाट और 80 वाट ब्लूटूथ होम थिएटर सिस्टम शामिल हैं। इनकी शुरुआती कीमतें 7,999 रुपए तय की गई है और इन्हें फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकेगा। अफोर्डेबल साउंड बार की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी ने एम्फी साउंड एक्स 160 वाट साउंड बार बाजार में पेश किया है। इसमें डॉल्बी साउंड सपोर्ट और वायरलेस सबवूफर के साथ मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 4.2 ऑप्टिकल और HDMI पोर्ट के साथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसे रिमोट से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसमें LED इंडिकेटर है जो आपको कनेक्शन स्टेटस के बारे में जानकारी देता है। 160 वाट के साउंड बार की कीमत 10,999 रुपए तय की गई है। ये दोनों सिस्टम वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट के साथ आते हैं। यह 5.1 ऑडियो चैनल सिस्टम के साथ आता है और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ रिमोट उपलब्ध है। 150 वाट वर्जन के साथ आपको 5 सैटेलाइट के लिए एक सबवूफर मिलता है, जबकि 80 वाट सिस्टम में 3 साउंड बार और 2 सैटेलाइट के लिए एक सबवूफर का सपोर्ट मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें HDMI और ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट और USB पोर्ट मिलते हैं, जबकि FM रेडियो का उपयोग करने का ऑप्शन भी मिलता है। 80 वाट सिस्टम की कीमत 7,999 रुपए और 160 वाट सिस्टम की कीमत 10,999 रुपए रखी गई है। अब बात आज के इतिहास की। 1908 में देश की पहली महिला मुख्यमंत्री जो कि उत्तर प्रदेश की थी, सुचेता कृपलानी का जन्म हुआ। 1924 में प्रसिद्ध संगीतकार मदन मोहन का जन्म हुआ। 1931 में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म हुआ। 1947 में एन फ्रैंक की डायरी ऑफ ए यंग गर्ल आज ही के दिन प्रकाशित हुई थी। इसकी 3 करोड़ प्रतियां बिकी और इसका 67 भाषाओं में अनुवाद किया गया। 1974 में बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्री करिश्मा कपूर का जन्म हुआ था। 1975 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी। 1978 में अभिनेता आफताब शिवदासानी का जन्म हुआ। 2009 में म्यूजिक और डांस की नई परिभाषा लिखने वाले माइकल जैक्सन ने दुनिया को अलविदा कह दिया था।